आगरा से करीब 30 किलोमीटर दूर एक गांव लगता है जिसका नाम तुर्किया है, जो कि राजस्थान की सीमा से एकदम सटा हुआ है। उस गांव में एक घर है और उस घर के अंदर कोई भी व्यक्ति ना दिन में जाता है और ना ही रात में जाता है। जो भी जाने की कोशिश करता है उसको कहा जाता है कि घर के आसपास भी इर्द गिर्द ही मत जाना। दरअसल वो घर नहीं बल्कि एक भूतिया घर है, उसके अंदर आत्माएं रहती हैं। इस तरह की बातें जब सुनने के बाद हालांकि गांव में एक तरह का कौतूहल रहता है। जब कोई रिश्तेदार कोई बालक आते हैं तो उस घर को बच्चे खुद दिखाने के लिए चलते हैं कि चलो मैं तुम्हें एक भूतिया घर दिखा के लेके आता हूं। दरअसल यहाँ पर एक बार में एक कत्ल होता है और एक बार में हो जाते हैं 6 कत्ल। दो अलग अलग बार में ये 7 कत्ल हो जाते हैं और गांव वालों का ये मानना है कि इस घर के अंदर 7 आत्माएं वास करती हैं। हालांकि गांव के लोग ये भी जानते हैं कि ये कत्ल किसने किए हैं, लेकिन अदालत इस बात को नहीं मानती है क्योंकि अदालत सबूतों के आधार पर चलती है, दलीलों के आधार पर नहीं चलती। 10 फरवरी 2025 को एक कातिल जिसे निचली अदालत ने, जिसे हाई कोर्ट ने माना कि ये कातिल है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट कहता है कि ये कातिल नहीं है क्योंकि इसके खिलाफ पर्याप्त सबूत नहीं है, इसलिए 10 फरवरी 2025 को इसको रिहा कर दिया जाए। आज कहानी उसी भूतिया घर की है कि आखिरकार वो घर भूतिया क्यों बन गया, वहां पर 7 कत्ल क्यों हो जाते हैं। आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं उस्मान सैफी। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूं, ये सच्ची घटना है उत्तर प्रदेश का एक जिला है आगरा, और आगरा का ही एक थाना लगता है अछनेरा, और अछनेरा थाना क्षेत्र का एक गांव लगता है तुर्किया। दरअसल 9 मई 2012 की सुबह लगभग 6:30 बजे के आसपास नज़दीकी पुलिस स्टेशन में ये सूचना दी जाती है कि एक घर के अंदर कत्ल हो जाते हैं। दरअसल सूचना इसलिए दी जाती है कि ये घर है और घर के अंदर से 3 सदस्य निकल रहे हैं। 2 सदस्य इसी घर के हैं, एक सदस्य ऐसा होता है जो अनजान है और कहीं दूर का रहने वाला है। गांव वालों की नज़रों में वो लगता है कि ये अचानक से इतनी सुबह सुबह घर से क्यों निकल के जा रहे हैं। क्या वो वाकई सचमुच घर से निकले थे या गांव वालों का वहम था। लेकिन किसी ने जाकर उस घर में जब झांक कर देखा और देखने के बाद जो पाया, एक कमरे में 3 लाशें पड़ी थीं और दूसरे कमरे में भी 3 लाशें पड़ी हुई थी। यानी कि एक ही दिन में, एक ही रात में 6 कत्ल कर दिए जाते हैं। एक कत्ल होता है जिसकी उम्र 35 साल के आसपास होती है, नाम सत्यवान होता है। उसकी पत्नी जिसकी उम्र लगभग 30 साल के आसपास होती है, नाम पुष्पा होता है। उसका एक बेटा होता है जिसका नाम कन्हैया होता है, उम्र उसकी 5 साल होती है। एक बेटी होती है आरती जिसकी उम्र 4 साल होती है, और एक बेटी होती है गुड़िया जिसकी उम्र 3 साल होती है। एक बेटी होती है प्रिया जिसकी उम्र 2 साल होती है। कातिलों ने जो इनको मारा वो किसी धारदार हथियार से उनकी गर्दन को काट दिया गया था, साथ ही उनके सीने पर भी, साथ ही उनके शरीर के अलग अलग हिस्सों पर कुल्हाड़ी या फिर धारदार हथियार जैसी वस्तु चलाई गई थी, जिसकी वजह से वो चाहता था कि जब ये उन्हें मारना चाहता था तो उसकी ये अंतिम इच्छा रही होगी कि इनमें से एक भी बचना नहीं चाहिए। जैसे भी आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि 2 साल के या 3 साल के या 4 साल के या 5 साल के बालक का कितना वजूद होता है, उसको भी किसी भारी धारदार वस्तु से काटा गया था। जब ये खबर फैलती है तो पूरे उत्तर प्रदेश में फैल जाती है। इसके बाद पुलिस इस मामले की जांच पड़ताल में जुट जाती है। दरअसल इतिहास के आईने में अगर झांक कर देखें तो कहानी शुरू होती है, इस गांव में एक फौजी होता है। फौजी का नाम होता है शिव सिंह, जो कि बताया जाता है कि सेना में ही उसकी पोस्टिंग होती है। उसके बाद वो रिटायर हो जाता है, घर आ जाता है। उसकी एक पत्नी होती है, नाम आशा होता है। उसको 3 बेटे होते हैं। एक बेटे का नाम सत्यवान होता है, दूसरे बेटे का नाम गंभीर होता है, तीसरे बेटे का नाम कान्हा होता है, और एक बेटी होती है, इसका नाम गायत्री होता है। जब फौजी की अचानक से ही मौत हो जाती है तो उसके बाद उसकी 4 बीघा ज़मीन होती है, और 4 बीघा ज़मीन में से 1 बीघा ज़मीन बड़े वाले के हिस्से में, 1 बीघा ज़मीन दूसरे वाले बेटे के हिस्से में, और 1 बीघा ज़मीन तीसरे वाले बेटे के हिस्से में, और जो चौथी यानी कि 4 बीघा ज़मीन होती है, 1 बीघा ज़मीन उसकी पत्नी के हिस्से यानी कि आशा के हिस्से में आ जाती है। ये घर बिल्कुल ठीक ठाक चल रहा था। इस घर में कभी किलकारियाँ गूंजा करती थीं, लेकिन एक दिन अचानक ही जो 2 बड़े भाई होते हैं, एक का नाम सत्यवान होता है, दूसरे का नाम गंभीर होता है, इनको ये सूचना मिलती है कि माँ आशा का किसी से अफेयर चल रहा है और माँ आशा किसी से शादी करना चाहती है। जैसे ही भाइयों को ये बात पता चली तो दोनों भाइयों ने सलाह मशवरा किया। माँ अगर शादी कर लेगी तो 1 बीघा ज़मीन जो उसके नाम है वो उसी के साथ चली जाएगी, इसलिए माँ का रहना अच्छा नहीं है। इसलिए उन दोनों ने मिलकर 2007 में अपनी माँ का कत्ल कर देते हैं। माँ का कत्ल हो जाता है, मामला पुलिस तक पहुंचता है। सत्यवान की तो शादी हो चुकी थी, लेकिन जो दूसरा भाई होता है और उससे छोटा भाई कान्हा, उनकी तो शादी नहीं हुई थी। गंभीर यानी कि बीच वाला भाई और सत्यवान दोनों ने मिलकर अपनी माँ का जब कत्ल कर देते हैं, पुलिस इन्हें गिरफ्तार करती है, और गिरफ्तार करने के बाद इनको जेल भेज देती है। जब ये जेल में रहते हैं तो कुछ दिन के बाद
बड़े वाले भाई को तो जमानत मिल जाती है, लेकिन छोटा भाई जेल में ही रहता है, सलाखों के पीछे रहता है। इसलिए बड़ा भाई का अपने छोटे भाई से मिलने के लिए कभी कभी जेल आता था। उसकी जो ज़रूरतें होती थी, कपड़ा या कुछ भी और सामान, जैसे जेल में अक्सर लोग मिलाई करने के लिए जाते हैं, तो बड़ा भाई जब अपने छोटे भाई से मिलने जाया करता था तो उसकी किसी न किसी रूप में मदद कर दिया करता था। कुछ साल बीत जाते हैं, जो साल बीत जाते हैं उसके बाद फिर छोटे वाले भाई को भी जेल से जमानत मिल जाती है, वो भी बाहर आता है। और जब बाहर आता है तो पता चलता है कि जो उसके नाम 1 बीघा ज़मीन थी, उस 1 बीघा ज़मीन पर बेईमानी हो गई है। यानी कि उसके नाम नहीं बल्कि उसकी माँ के नाम जो 1 बीघा ज़मीन थी, बाकी 1-1 बीघा ज़मीन तो तीनों भाइयों के हिस्से में बढ़ जाती है, माँ के नाम जो 1 बीघा ज़मीन थी, उसी ज़मीन को लेकर आपस में बातचीत करते हैं और पता चलता है कि वो ज़मीन बड़े वाले भाई ने अपनी ही पत्नी के नाम करवा दी है। और इसी बात को देखते हुए छोटे भाई से विवाद होना शुरू हो जाता है। विवाद जब इतना बढ़ जाता है तो सत्यवान कहता है अपने छोटे भाई से, जब तुम सलाखों के पीछे थे, जेल में थे, तो मैं तुम्हारी पैरवी कर रहा था, मैं तुम्हें जो मदद पहुंचाया करता था, तो समझ लो मैंने उसी ज़मीन से तुम्हारी मदद की है, इसलिए वो ज़मीन तो तुम्हें मिलेगी नहीं। और इसी बात को देखते हुए दोनों भाइयों के बीच में विवाद बढ़ने लगता है। 1 बीघा ज़मीन, कुछ इस तरह से इस पर विवाद बढ़ने लगता है कि एक भाई ने ये कहा कि मैं तुम्हारे वंश का नाश कर दूंगा, सर्वनाश कर दूंगा। ऐसा गांव वाले दावा करते हैं, ऐसा मीडिया भी दावा करती है। एक दिन कुछ ऐसा होता है कि ये गंभीर सिंह अपनी बहन और साथ ही इसका एक दोस्त होता है जो बिहार का रहने वाला होता है, उस दोस्त के साथ घर में आते हैं। घर में आने के बाद रुकते हैं और जो भी खाना पीना बनाया जाता है, उस खाने पीने में बताया जाता है कि कोई नशीला पदार्थ था जो मिलाया गया, और मिलाने के बाद सत्यभान, उसकी पत्नी पुष्पा, कन्हैया, आरती, गुड़िया, प्रिया, इन सभी को खाने में दे दी जाता है। लेकिन उस खाने को ये खुद नहीं खाते हैं। और रात का कोई मौका होता है, 8-9 मई 2012 की वो रात एक ऐसी रात थी कि धारदार हथियार से इस घर के 5 सदस्यों की हत्या कर दी जाती है, जिसमें क्या 3 बेटियां होती हैं छोटी छोटी, एक बेटा होता है और पति पत्नी होते हैं। इनको मार दिया जाता है। इसके बाद पुलिस आती है, मामले की जांच पड़ताल करती है, और जो इस महिला है, इनकी पुष्पा, जो उसके बच्चे और उसका पति मरा है, उसी के भाई महावीर ने जाकर निकटतम थाने में जाकर एक एफआईआर दर्ज कराई। और एफआईआर दर्ज कराने के बाद इसे बताया गया कि मुझे ये सूचना मिली है गांव वालों की तरफ से कि घर से मैं 3 सदस्यों को जाते हुए देखा है, और 3 सदस्यों में एक गायत्री है, उसका भाई जिसका नाम गंभीर है, साथ ही गंभीर का एक दोस्त होता है। उन तीनों के खिलाफ वो एफआईआर दर्ज कर देता है। एफआईआर दर्ज हो जाती है। पुलिस इस मामले की जांच पड़ताल करती है, सबूत जुटाने की कोशिश करती है। जिस चाकू से उनको मारा गया था, जिन कुल्हाड़ी से उनको काटा गया था, वो चाकू भी मिल जाता है। घर से कुछ ऐसी वस्तुएं थीं तो चोरी कर ली गई थी, लूट ली गई थी, यानी कि कुछ ज्वेलरी वगैरह थी, वो भी पुलिस बरामद करने का दावा करती है। आखिरकार वो बरामद तो कर ली जाती हैं, लेकिन बरामद करने के बाद अब मामला ये अदालत में पहुंचता है, चार्जशीट लगाई जाती है, और 20 मार्च 2017 को इसमें जो बहन होती है गायत्री, उसके खिलाफ कोई पर्याप्त सबूत नहीं मिलते, और जो दोस्त होता है वो उस वक्त नाबालिग था जब ये हत्याकांड को अंजाम दिया गया था। इसलिए वो मामला जो दोस्त का होता है वो जुवेनाइल कोर्ट में चला जाता है, और बहन को सबूतों के अभाव में बरी कर दिया जाता है। बहन तो बाहर निकल जाती है, लेकिन कभी वो गांव नहीं जा पाई। जब भी कभी गांव जाने की कोशिश करते थे तो गांव का एक एक घर उसके लिए अपने घर की दहलीज को बंद कर लिया करते थे, दरवाजे को बंद कर लिया करते थे। और गांव वालों ने ये ऐलान किया कि कभी भी गायत्री इस घर के अंदर, इस गांव के अंदर कभी कदम न रखे, इसलिए वो कभी गांव जा नहीं पाई। इस बीच में जो उसका जो सबसे छोटा वाला भाई होता है कान्हा की भी शादी नहीं हुई थी जब इस घटनाक्रम को अंजाम दिया गया था। उसने अपनी ज़मीन को औने पौने दामों में बेचकर वो भी यहाँ से भाग जाता है। अब गांव में उस घर में कोई रहता नहीं था। अब एकमात्र एक व्यक्ति है गंभीर, जो सलाखों के पीछे है। लेकिन 20 मार्च 2017 को निचली अदालत ने इस मामले की सुनवाई की, और सुनवाई करने के बाद साक्ष्यों जो भी दलील थी और उन दलील सबूतों के आधार पर ये मद्देनज़र रखते हुए अदालत ने उस व्यक्ति को, उस गंभीर सिंह को सजाए मौत का हुक्म सुनाया, और कहा कि जब तक ये मर ना जाए, जब तक इसकी सांस ना थम जाए, तब तक इसको फांसी के फंदे पर लटका के रखा जाए। अब मामला उच्च अदालत यानी कि हाई कोर्ट में पहुंच जाता है। इलाहाबाद हाई कोर्ट में जब मामला पहुंचता है तो वहां इस फैसले को, निचली अदालत के फैसले को बरकरार रखा जाता है, और कहा जाता है कि इस व्यक्ति को तब तक फांसी के फंदे पर लटका कर रखा जाए जब तक इसके प्राण ना निकल जाए। लेकिन कोई भी अपराधी हो, वो तब तक अपराधी नहीं माना जाता जब तक कोर्ट उसे डिसाइड ना कर दे, साबित ना कर दे। इसलिए उसके पास अपील करने के रास्ते होते हैं, पहले निचली अदालत, फिर हाई कोर्ट, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट। अब गंभीर सिंह के पास एक रास्ता था सुप्रीम कोर्ट जाने का। वो सुप्रीम कोर्ट जाता है और अपील करता है कि साहब उसने तो ये कत्ल किए ही नहीं है, उसको तो फंसाया गया है। जब ये दलील दी जाती है उसके बाद मामला सुप्रीम कोर्ट में जाता है। सुप्रीम कोर्ट में इस मामले की सुनवाई होती है तो बताया जाता है कि दूसरा सप्ताह है, फरवरी माह और साल था 2025। अदालत की तरफ से फैसला आता है कि अदालत
जो चलती है वो सबूतों के आधार पर चलती है, दलीलों के आधार पर नहीं चलती। जो इस मामले में पुलिस प्रशासन ने जांच पड़ताल की है, उस जांच पड़ताल में बहुत भी तरह की खामियां हैं, लापरवाहियां हैं, और इन खामियों के आधार पर किसी को दोषी सिद्ध नहीं कर सकते। इसलिए इस व्यक्ति को बरी किया जाता है, यानी कि 10 फरवरी 2025 को इस व्यक्ति को बरी कर दिया जाएगा। अब ऐसी स्थिति में ये सवाल उठता है कि इस घर के अंदर जो कत्ल होते हैं, जो 6 हत्याएं एक रात में ही कर दी जाती हैं, तो ये हत्याएं किसने की हैं? अब इन हत्याओं के बाद में जो घर है वो पूरी तरह से बंद रहता है। हालांकि ये वादा किया गया था कि इस घर में एक विद्यालय खुल जाएगा, लेकिन विद्यालय खुला नहीं खुला, क्यों नहीं खुला, इसके पीछे बहुत सारी चीज़ें हैं। क्या रही हैं इसके बारे में मैंने मीडिया में जानने की कोशिश की, लेकिन वो जो सवाल थे मेरे वो मिल नहीं पाए। लेकिन ये बताया जाता है कि गांव के लोग उस घर के अंदर, उस दहलीज के अंदर ना तो किसी बालक को जाने देते हैं, ना ही किसी बड़े को जाने देते हैं, ना ही कोई महिला जाती है, जाने से डरते हैं। कहते हैं कि कोई भी इसके घर के अंदर ना जाए, इसके अंदर 7 लोगों की आत्माएं रहती हैं, और इसलिए अगर कोई जाएगा तो इसकी जो आत्माएं हैं वो किसी पर चिपट सकती हैं, उसको नुकसान पहुंचा सकती हैं। इस तरह की भ्रांतियां हैं। जब कोई बाहर का कोई व्यक्ति आता है उस गांव में, तो अक्सर उस घर को दूर से दिखाया जाता है, ये कहते हुए कि इस घर के इर्द गिर्द, इस घर के आसपास भी मत जाना, जाओगे तो तुम्हें नुकसान हो जाएगा। पूरा गांव जानता है कि कत्ल किसने किए हैं, लेकिन पुलिस ने अगर ईमानदारी से उतनी अपनी शिद्दत से काम किया होता तो शायद कातिल कभी सलाखों से बाहर नहीं आता, क्योंकि अदालत कभी दलीलों पर नहीं बल्कि सबूतों के आधार पर चला करती हैं। दोस्तों, इस पूरे घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं है, किसी का दिल दुखाना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना है, आपको सचेत करना है। साथ ही आपको बताना है कि पुलिस अगर काश अपना काम पूरी ईमानदारी, पूरी शिद्दत से करे तो इस तरह की खबरें कभी देखने को और सुनने को बिल्कुल भी नहीं मिलेंगी। पूरे गांव में आज, पूरे गांव ही नहीं बल्कि तुर्किया के आसपास जितने भी इलाके के गांव हैं, हर जगह इस घटनाक्रम को लेकर चर्चाएं हो रही हैं कि 7 कत्ल किए हैं उसने, अपनी माँ का, और भाई, भाभी और चार जो भतीजे होते हैं उनका कत्ल कर देता है, और वो बाइज्जत बरी हो जाता है। अब वो आराम से दुनिया जहां में घूमता रहेगा। हालांकि वो शायद उसको वो सम्मान नहीं मिल पाएगा जिस सम्मान का एक इंसान हकदार होता है।